यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के EQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम जो है KC भी लिखते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। नीचे ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। रिएक्शन में सॉलिड Cu0 एक्वस Ag1 पॉजिटिव के 2 मोल्स से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक्वस Cu2 पॉजिटिव और सॉलिड Ag0 के 2 मोल्स बना रहा है। यानी यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन Ag1 पॉजिटिव के 2 मोल्स को दिए, यानी 2 Ag पॉजिटिव को दिए, जिससे Cu0 Cu2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और Ag1 पॉजिटिव के 2 मोल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो गए, Ag0 के 2 मोल्स में चेंज हो गए, यानी Ag1 पॉजिटिव Ag0 में रिड्यूस हो गए, अपचयित हो गए। यानी इस पूरी रिएक्शन में n फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर सेल का E0 यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ये कितना है 0.46 वोल्ट एट 298 केल्विन इज़। यहाँ पर 298 केल्विन हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म हमें किस फार्मूले में मिलती है, नर्स्ट इक्वेशन के फार्मूले में मिलती है। हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर जो है ई सेल क्या है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और E0 सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर 2.303 RT, यहाँ पर R हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और नीचे क्या है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N फैक्टर है, और F फैराडे कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है log Q हमारा रिएक्शन कोशेंट है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है। हम जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन में Q हम जब लेते हैं जब रिएक्शन चल रही होती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा Q यानी रिएक्शन कोशेंट किस में चेंज हो जाता है, ये K इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। यानी हम नर्स्ट इक्वेशन में अब Q की जगह KEQ रख सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख सकते हैं। यानी अब हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम Q की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर KEQ रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, KEQ आ जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है तो रिएक्शन रुक जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने वाला यानी ड्राइव करवाने वाला ड्राइविंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि जब दोनों हाफ सेल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाएगा तो सेल का EMF भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर सेल का EMF क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ई सेल की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो रख सकते हैं। इक्वल साइन का इक्वल साइन, E0 सेल कितना गिवन है हमें, 0.46 वोल्ट गिवन है। माइनस का माइनस साइन, हम जानते हैं 2.303 RT/F की वैल्यू क्या होती है, 0.0591 होती है। और यहाँ पर N फैक्टर यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये अपॉन में हमने 2 रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा log KEQ जो कि हमें निकालना है। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी,
0.0295 मिल जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को हम बराबर के इस तरफ ले जा लेंगे। इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड में ले जाने पर ये माइनस साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम इस पूरी वैल्यू को लेफ़्ट साइड में ले आए हैं बराबर के। अब हमारी ये वैल्यू 0.0295 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 0.46 के अपॉन में आ जाएगी। अब हमारी ये वैल्यू 0.46 के बटे में आ गई है, अपॉन में आ गई है। इनको कैंसिल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 15.5932 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो हम इस लॉग को बराबर के राइट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये बराबर के इस तरफ आने पर लॉग क्या बन गया, एंटी लॉग में चेंज हो गया। तो अब हमें यहाँ पर 15.5932 का एंटी लॉग निकालना होगा। पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू को हम मेंटिसा कहते हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिख लेते हैं, यानी 15 प्लस 0.5932। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आगे वाली यानी कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू है, यहाँ पर 15 का एंटीलॉग क्या हो जाएगा, इसको 10 की पावर पर चढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15 इस वैल्यू का एंटीलॉग हो जाएगा। अब एंटीलॉग में प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू 0 की बाद में बात करेंगे। पहले हम जो है पॉइंट के बाद में 0.59 यानी एंटीलॉग टेबल पर हम 0.59 से हॉरिजेंटल रो देख लेंगे और 3 से थर्ड कॉलम देख लेंगे, यानी थर्ड कॉलम की जो वर्टिकल रो है और 0.59 की जो हॉरिजेंटल रो है, ये दोनों जहाँ पर जाके मिलेगी उस जगह की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोनों रो जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3917। अब हमें ये जो वैल्यू मिली है इसमें हमें इस वैल्यू से यानी दूसरे कॉलम से यानी मीन डिफरेंस के कॉलम से मीन डिफरेंस की वैल्यू हमें इस वैल्यू में प्लस करना होगी। तो एंटीलॉग टेबल में अगर हम देखें तो दूसरे कॉलम की मीन डिफरेंस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हम इस वैल्यू में 2 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3919। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई, 3919। अब यहाँ पर पॉइंट के आगे क्या है, 0 है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी वैल्यू हो। अब यहाँ पर हमारी पॉइंट के आगे क्या वैल्यू है, 0 है। तो इस 0 में 1 प्लस करने पर क्या आएगा, 1। यानी हमें इस वैल्यू में पॉइंट को, दशमलव को 1 डिजिट के बाद लगाना है, यानी यहाँ पर लगाना है। तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंटीलॉग वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.919। ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू का इंटू और इधर क्या है 10 की पावर 15, जो कि हमारा आंसर सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।